और आमिर खान की हम 1990 की दिहाई से इंटरव्यू फॉलो कर रहे हैं और करियर भी फॉलो कर रहे हैं, और वो इस तरह की बातें जिनसे मैं एग्री नहीं करता, लेकिन वो कहता है जी कि मैं कायल नहीं हूँ फिल्मों में वल्गर लैंग्वेज का और सीन्स का और इस तरह की चीज़ें, और मैं ऐसी चीज़ नहीं करता और नहीं करूँगा कि छोटा दुख चोरी बड़ा दुख था ना। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अलीफ। आप शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं सर? सर फ्लाइंग, वाह सर। ये जो हमारी ऑडियंस है ना सर, इससे गिला तो कर नहीं सकता बंदा, नाराज़ हो जाते हैं। थोड़े मुझे लगता है कि ये सेंसिटिव हैं, लेकिन इनको एक चीज़ का ना अंदाज़ा होना चाहिए कि जब भी वो बात कहते हैं तो हम जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, उनकी जो ख्वाहिशात होती हैं पूरी ज़रूर करते हैं। हम दिल पे ले लेते हैं, दिल पे ले लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं काम, घर वालों को नाराज़ कर देते कई दफ़ा। लेकिन उन्होंने कहा जी कि वो फिल्म आई है नेटफ्लिक्स पे, लापता लेडीज़। हालांकि आपको पता है हमने कैसे देखी है वो फिल्म, पूरी कैसे देखी है आपने और मैंने, और हमने बाकी जो सारी चीज़ें चल रही होती हैं उसके दरमियान, और हम आज रिव्यू लेके खिदमत में हाजिर हो गए। आपने जब मेरे से पूछा था ना कैसे हैं, तो मैंने फ्लाइंग किया ही इस वजह से था कि जब हम ये करने लगते हैं ना तो हमें भी लगता है कि हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं। वाह, ये सियासत सियासत ठीक है, हम रोज करते हैं, चलती रहती है सर, चलती रहती है ये निचले दर्जे का काम। ये जो है ना कि अब आर्ट डिस्कस होने वाह लगा। वाह। तो सर फिल्म हमने देखी पूरी, लेकिन हमने थोड़ी तोड़ तोड़ के इसलिए देखी क्योंकि आप हम वो सरप्राइज रहने देते हैं जो आगे हम चीज़ें ला रहे हैं इन्हीं ऑडियंस के लिए और वाइडर ऑडियंस के लिए, वो रहने देते हैं। लेकिन उस सारे काम के बीच में फिर मैं एक लैपटॉप लेके कोने में बैठा हुआ था, आपने गाड़ी में फिल्म लगाई हुई थी सर। मैंने इतनी टेंशन में जिंदगी में कोई फिल्म नहीं देखी, क्योंकि वो हमने कल अगेन वो जो आएगा शो एक जिसमें हमने एक अलग से रिव्यू की है, कल वो करना था। आपने जो है वो एक रात पहले बैम्बू दे दिया था कि ये देखो। तो मैं जाते हुए शूट पे और वापस आते हुए फिल्म की शूट पे मैं वो गाड़ी में देखता आया हूँ सर। तो बहुत प्रेशर में। बट फिल्म देख ली हमने, तो फिल्म तो अच्छी है, फिल्म में कोई इस किस्म की बात नहीं है सर। मुझे लगता है मुझे हर फिल्म पसंद आ जाती है, लेकिन क्योंकि अभी नहीं, असल में ये है कि हम दोनों फिल्म वही करती नहीं, सॉरी सर, हमने आर्या का रिव्यू किया था तो हमें बहुत बुरी लगा था वो सीजन 2 और 3। और वैसे भी हमने तो ये अभी तक हमने उस तरह से कर नहीं पाए शायद, लेकिन हमने जब ये मुस्बत शो शुरू हुआ था तो हमने कहा था कि हम आपको सबसे बड़ी सर्विस ये प्रोवाइड नहीं करेंगे कि हम आपको बताएंगे कि आपने क्या देखना है, सबसे बड़ी सर्विस ये प्रोवाइड करेंगे हम आपको बताएंगे क्या नहीं देखना, टाइम बचाना है, जिस जिल्लत से हम गुजर चुके हैं आपके लिए। तो एनीवे सर, ये बहुत अच्छी फिल्म थी। इसमें मुझे कोई इस किस्म के मसले मसाइल नहीं, हर फिल्म में थोड़े बहुत मसले होते हैं, वो तो हम डिस्कस कर ही लेंगे। बट ओवरऑल एक इम्पैक्ट बहुत अच्छा था फिल्म का। आपको इस फिल्म ने हुक करके रखा, आपको एंड तक चलाया फिल्म ने। सबसे बुनियादी चीज़ मैं इसके अंदर ये शुरू करना चाहूँगा कि जो थीम्स थी वो बहुत रिलेटेबल थी। गांव की लाइफ, गांव की शादियाँ, ट्रेन ट्रैक प्लेटफॉर्म कल्चर, उसके अलावा आपकी जो एक रख रखाव होता है गाँव में, शादियों को बड़ा एक बिग डील लेते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे घरेलू इन्वायरमेंट, खेती बाड़ी, उसके अलावा थाना कल्चर वो भी इसके अंदर डाल दिया। बेगिंग का जो एक था सीन, वो भी हालांकि छोटा था पर बहुत रेलेवेंट था उसके लिए वो। और उसके अलावा ओवरऑल इस सारी चीज़ों को बांधा, जो फिल्म का मकसद था वो थी वुमेन एम्पावरमेंट। तो इतनी ज़्यादा जब थीम्स किसी एक फिल्म में आ जाएं और इतनी ज़्यादा चीज़ों को आप टैकल कर रहे हैं तो ऑडियंस ना चिढ़ जाती है कभी कभार कि यार किस किस चीज़ पे मुझे इनपुट दोगे। मैंने भी तो, ऑडियंस जब कुछ चीज़ लेती है उसने भी तो प्रोसेस करना है ना। वो प्रोसेसिंग, हमारे प्रोसेसर छोटे हैं सर, हमारे प्रोसेसर इतने बड़े नहीं कि आपको डालते रहेंगे तो हो जाएगा। हमें सिंगल ट्रैक समझे सारे लोग। लेकिन वो ये आमिर खान की जो साबिक बेगम है किरण राव, उनकी प्रोडक्शन है, तो उन्होंने जैसे उनकी डायरेक्शन है, सॉरी डायरेक्शन भी उनकी है, उन्होंने जैसे तैसे किया इसको बड़ी खूबसूरती से उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को बांधते हुए उस दायरे के अंदर बाकी इश्यूज भी चल रहे थे तो और कनेक्टेड भी थे कुछ, तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी इसके अंदर। हाँ जी, ट्रिकी था। ट्रिकी इस वजह से था कि ये कहानी सेट जो हुई है ये 2024 में या 23 में नहीं हुई हुई, ये 2001 में हुई हुई है सेट। अच्छा, अब ये जो है ना ये ट्रिकी इस मामले में होता है कि एक होती है पीरियड फिल्म और एक होती है मौजूदा फिल्म। ये जो है ना कहीं बीच में करना, ये ज़रा ट्रिकी होता है। और ये ट्रिकी जो है वो इसी वजह से होता है, मुझे लगता है
कि वो जो पीरियड फिल्म है, हालांकि अभी अब आज के दौर में हमें देखते हुए वो भी गुस्सा चढ़ रहा होता है कि कदीम एक ज़माना दिखाया हुआ है, पैगाम लेके एक बंदे से दूसरे तक जाना है। तो अब देखते हुए ना ला मुहाला इस किस्म की आपके ख्यालात ज़हन में आ रहे होते हैं कि यार व्हाट्सएप कर दे। ठीक है भाई, अब वो उस दौर में फ़ोन ही नहीं था तो व्हाट्सएप कैसे करें। लेकिन अभी भी जो है कि अब वो 2001 का दौर दिखाया हुआ है कि फ़ोन तो है लेकिन वो एक ही फोन है, वो बहुत चौंधा चौंधा 2001 है ना, किसी के पास है किसी के पास नहीं है टाइप मॉल, सिग्नल क्लियर नहीं है, फलानी जगह पे सिग्नल आता है, तो ये वाले मामला आते हैं। बाकी ये है कि कहानी बड़ी ही अगेन लीनियर सी कहानी थी और उस तरह से कैरेक्टर्स के कोई शेड्स भी नहीं थे। सो मतलब अगेन जो अच्छा है वो अच्छा है, जो नहीं अच्छा वो नहीं अच्छा। और मतलब सिर्फ एक वो पुलिस वाला है जो कि बैक वक्त ब्राइब भी ले रहा है लेकिन वो साथ में कुछ एंटी हीरो बना हुआ है। हाँ, तो वो उसके अलावा जो है बड़े सिंपलिस्टिक कैरेक्टर्स थे। लेकिन कास्ट भी सिंपलिस्टिक थी। हाँ, लेकिन ये हैविंग सेड दिस, आपकी बात ठीक है कि फिल्म अच्छी थी और उसकी कामयाबी का सबूत ये है कि आप वो उसका 2 घंटे का मेरे ख्याल में रन टाइम है, तो आप वो फिल्म देख लेते हो, आपको ये नहीं होता कि यार मैंने ये बदलो या चेंज करो या मोबाइल उठा के मैसेज चेक कर लो। सो आप वो फिल्म देख लेते हो, ये इसकी कामयाबी है। हर फिल्म का मेरे ख्याल में बेंचमार्क तो यही है ना यार कि इसने आपकी आईबॉल्स जो हैं उनको एंगेज रखा है नहीं रखा, और इसने रखा 100%। कास्ट की हद तक इसमें 2 आई थिंक लोग थे जो जरा, एक तो ऑब्वियसली जो पुलिस वाला है वो अभी मर्डर मुबारक कह रहा हूँ सॉरी, उसमें था मामला लीगल है में था, वो भी हमने किया डिस्कस शो, वो हमने डिस्कस किया शो। उसके अलावा ये भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार हैं और अगेन अ वेरी गुड एक्टर, व्हाट ए क्या बात, मतलब पान नहीं निकला और उसके साथ उन्होंने जो हर किस्म की चीज की, वेरी नाइस। और अब बला और देखिए ना एक बहुत ही संजीदा रफ किस्म का बंदा थ्रू आउट द फिल्म जा रहा है, आखिरी मोमेंट्स में उसने अपनी इंसानियत दिखाई, और लेकिन उसने अपनी एक्टिंग वो जो शेड्स की आप बात करें उसके अंदर वो ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छा था, वो बला एक्टर है। हाँ वो भी अच्छा था। जो लड़का खुद है वो उस शो में था जमतारा में, और उसके अलावा मुझे उनकी भी एक्टिंग, जमतारा में ये वो पोलियो ज़दा वो है ना जमतारा में, जो थोड़ा सा व्हील वो भी लेके चलता है, मतलब उसको कोई है उसके साथ प्रॉब्लम, उसमें वो ना थोड़ा सा टांग का उसका मसला है वो ये और जो तीसरा जो लोग जरा मिस कर गए, वो बहुत अच्छा एक्टर है बहरहाल। हाँ वो भी अच्छे एक्टर है। एक जब ये बैठे होते हैं शराब पी रहे होते हैं ये 4 लोग, जिसकी लड़ाई भी हो जाती है, उसमें से एक लेफ्ट पे आपने नोटिस किया होगा वो गुलक वाला लड़का है जो उसका छोटा भाई होता है, वो भी बहुत आला। अच्छा वो मुझे नहीं याद है वो गुलक वाला है, वो गुलक छोटा भाई होता है ना उसका, हाँ तो ये वो था। तो वो सर गुलक भी एक दफा हमने रिव्यू करके देना सर, रिव्यू क्या बात करनी है उसका, हम रिव्यू नहीं करते बात करते हैं सर। आपको पता है ना गुलक की रेटिंग क्या है सर? 9.2 सर 9.2 जैसे शो को जब आप बैठ के डील कर रहे हो ना तो एक कोई जिम्मेदारी है वो, तो हम आराम से करेंगे उसको। एनीवेज तो सर इसके अंदर एक और जो आई थिंक जरा हाईलाइट नहीं हुई, मुझे उसकी एक्टिंग भी अच्छी लगी, और उसकी जो जैसे उसने बांधा सारी फिल्म को, जो वो चाय वाली खातून है जिसकी बैक स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मेरा मियाँ भी चला गया, मेरा बेटा भी चला गया, मैं अकेली हूँ, मैं काम करती हूँ। अब मतलब वो उसी छोटी बच्ची की अक्कासी कर रही है ना उसके अंदर के, मतलब मैं इस तरह तुम ये करोगी, और उसको पैसे भी देती है। फिर आई थिंक वो एंड में जब वो वापस जाती है तो वो कोई रियलिटी की 10,000 चीजें सीख के उस औरत से वापस जा रही होती है अपने घर। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी सर उससे बड़ा तो कैरेक्टर ही कोई नहीं था। उसकी वजह ये है कि वो इसमें जाहिर है जो एक शेड आप बात कर रहे हैं कि विमेन एम्पावरमेंट का फिल्म है, तो वो उसमें वो कहती है कि मैं कमाऊं भी, और वो जाते नहीं हैं जो उसके घर वाले हैं, हाँ। ये उनको निकाल देती है। और उसकी वजह ये है कि जी वो एक तरफ मैं कमा भी रही हूँ, हाँ। और दूसरी तरफ वो मुझे बता रही है कि कैसे चलना है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाँ। जब एक दफ़ा कोई शख्स मर्द औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए ना, फिर आप नहीं उनको बता सकते कि तू इंज करना है तो तू इंज करना है, और क्रॉस द बोर्ड है ये सारा। अच्छा, फिर इसके अंदर आप ये भी देखें कि थोड़ा सा उन्होंने इस चीज़ को भी दिखाया कि जो आप नई बीवी जब घर के अंदर आती है, बहू आती है, तो तमाम घर के लोग जो होते हैं वो फिर उसके साथ क्या रवैये होते हैं। तो इसके अंदर तो वो डार्क साइड नहीं दिखाई, हालांकि दूसरी वाली लड़की जो थी जो एंड में भाग चली जाती, उसको वो फियर था इसलिए वो भागी थी। ये तो बहुत उन्होंने एक अच्छी साइड में, मैं खुशी इस बात से हुई कि
ऐसे भी डेफिनेटली घराने बहुत सारे हैं जिनके अंदर उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है, बड़ा उसको वेलकम किया जाता है, उसको घर का एक हिस्सा बनाया जाता है। और ये दोनों चीज़ें भी पैरेलल चल रही थी कि एक औरत है, उसका मियाँ जो है उसने एक शायद अपनी बीवी को जला दिया, इसको मारेगा, मारता भी है। और एक तरफ आपके पास ये लोग हैं जो जो उनकी है भी नहीं बहू, उसको भी उन्होंने पाल रखा इतनी देर और एंड तक उससे बड़ी मोहब्बत की। तो ये कॉन्ट्रास्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। बिल्कुल। अच्छा, फिर वो ये है कि ये जो लड़की है जो कि बेसिकली, वैसे तो ये बड़ी पुरानी अप्रोच है, मतलब ये तो फिल्म बावर्ची से हम देख रहे हैं, और वो जो थी राजेश खन्ना साहब की फिल्म, और वो जाहिर है उन्होंने भी आइडिया बाहर से लिया हुआ है। फिर वो बावर्ची के अपने कितने रीमेक बने, जिसमें एक में गोविंदा भी थे जी जी शायद। जी बिल्कुल। सो वो जो है ना कि एक कैरेक्टर बाहर से आता है फैमिली के अंदर, और फिर वो पूरी फैमिली के तमाम रवैये बदल जाते हैं उसकी वजह से। सो ये उसमें बड़ी पुरानी टेक्निक है जो इस्तेमाल की है। लेकिन अगेन क्योंकि सिचुएशंस जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो वो शायद फिल्म उसकी वजह से ऐसे नहीं लगता कि मतलब, और ज़्यादा टेक्निक एक तरफ होती है, कहानी एक तरफ होती है, दो अलग चीज़ें हैं। उसकी पर्पसफुलनेस नहीं नजर आ रही थी कि ये बड़ा जान के हमने डाला है बीच में, आप ये कह रहे हैं। हाँ, और उसके फीचर्स बड़े यूनिक हैं उस लड़की के, बड़ी हसीन लगी हैं उसमें वो। बाकी ये है कि जिस तरह हमने उसमें जिक्र किया था, अगेन हमारी राय गलत भी हो सकती है, लेकिन चमकीला में जो मेन कैरेक्टर्स थे जितने भी, जिनका ज़रा ज़्यादा रोल था, वो तो बहुत अच्छे एक्टर थे। लेकिन जो बिल्कुल जिनके छोटे रोल थे, एक एक दो दो लाइन के, वो उसमें हमें लगा था कि शायद बहुत अच्छे नहीं थे। इसमें तो जिसने एक लाइन भी बोली है ना, बहुत अच्छी डिलीवरी थी, वो कमाल का एक्टर था। और उसको मतलब जाहिर है हम तो उस फिल्म को डिस्कस कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उसको कंपेयर करने की किसी और चीज़ के साथ, लेकिन पाकिस्तान में जो है ना ये एक बहुत बड़ा मसला है बहरहाल, अगर आप डिस्कस करना चाहें, कि यहाँ पे डायरेक्टर ही है जो कास्टिंग भी कर रहा होता है। कास्टिंग एक बहुत बड़ा काम है, मतलब कास्टिंग डायरेक्टर एक चीज़ होता है, और मतलब डायरेक्टर की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है अगर कास्टिंग ठीक हो गई हो। स्क्रिप्ट पे कास्टिंग बैठ जाए, ये मेरा जुमला नहीं, आपको किसी और का जुमला है, वो भी आपसे इस बारे में बात करेंगे, बट स्क्रिप्ट के ऊपर कास्टिंग बैठ जाए अगर, तो क्या बात है। तो क्या बात है। दूसरा ये कि आपने बर्डन हटाना है डायरेक्टर से ऊपर से। मतलब पाकिस्तान में तो होता है ये कि जिस वक्त शॉट हो रहा होता है ना, लाइट भी डायरेक्टर देख रहा होता है, प्रॉप्स भी डायरेक्टर देख, यहाँ पे तो आर्ट डायरेक्टर भी मतलब अगर होता भी है तो मौके पे मौजूद नहीं होता। मतलब पूछो जी कि अब वो शॉट होने लगे, आर्ट डायरेक्टर कहाँ है, वो जी अगले सीन का कॉस्ट्यूम लेने गया है। मतलब यार इधर सो जब डायरेक्टर इतनी चीजें देख रहा होगा तो फिर उसका एक चीज पे से तो ध्यान हटेगा ना। बात ये है कि जिस वक्त शॉट हो रहा हो ना, ये तो ऐसा लम्हा है कि शायद उस वक्त तो डायरेक्टर को मॉनिटर भी नहीं देखना चाहिए। उस वक्त तो नेकेड आई से सिर्फ परफॉर्मेंस देखे, वो ओके करके फिर जाहिर है मॉनिटर पे भी चेक करे बिफोर कॉलिंग इट अ शॉट। लेकिन ये है कि डायरेक्टर की मतलब इतनी चीजें जो है ना वो डिप्यूट कर चुका हो कि जिस वक्त शॉट हो रहा हो उस वक्त उसकी परफॉर्मेंस के अलावा किसी चीज पे नजर ही ना हो। सर आप इसी चीज को अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो इस तरह देखें कि आपने बात की कास्टिंग डायरेक्टर की, लाइट वाले की और आर्ट डायरेक्टर की। एक लाइट वाला बंदा हर फिल्म पे जब जाता है तो वो लाइट करता है, उसका हाथ लाइट पे बिल्कुल सेट है, जिस स्पीड से वो करता है कर। इसी तरह एक कास्टिंग डायरेक्टर इस किस्म का बंदा है जो हर वक्त टैलेंट देख रहा होता है कि यार अगर कोई फिल्म आएगी ना इस किस्म की, उसके लिए यार ये 4 बंदे जो है ना ये सही रोल कर लेंगे। उसे एक डायरेक्टर का नजर होती है कि यार मैंने कहानी पढ़नी है, मुझे कहानी पसंद आई, स्क्रिप्ट राइटर से मिलना है, उसने जाके प्रोड्यूसर से मिलना है अपने, उसने वो करना है, वो उसका काम है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि एक कास्टिंग डायरेक्टर हो तो वो डायरेक्टर उसके बाद बैठे कहे यार कि मुझे इस किस्म का रोल चाहिए, जैसे वो पुलिस वाला रोल है, वो कहे यार कि वो जो था मामला लीगल है, मैं जो वहाँ का इतना बड़ा एक्टर, अगर आपने पैसे ही खर्चने तो उस कैरेक्टर पे फिर डायरेक्टर से कॉन्वर्सेशन भी ऑब्वियसली कास्टिंग डायरेक्टर ला के थोड़ी खड़ा कर देते आप करें, लेकिन वो कॉन्वर्सेशन से मेरे ख्याल में 300 नई शाखें निकलती हैं जिससे फिर आप कास्ट अच्छी ले आते हैं। नहीं, जाहिर है फाइनल जो अप्रूवल है वो तो डायरेक्टर ने देना है, लेकिन आप ये देखें कि इफ डायरेक्टर हैज टू गो थ्रू 300 ऑडिशंस, वेयर मतलब ऑन दी अदर हैंड उसी डायरेक्टर को शॉर्टलिस्ट हुए हुए 5 बंदे मिल जाएं, 4 बंदे मिल जाएं, जिंदगी आसान हो और फिर गई। डायरेक्टर के पास कॉल है यार 5 के 5 नहीं पसंद है और लेके आ, तो वो बोर हो जाएंगे। तो बेहतर सर दूसरा इस फिल्म के अंदर अगेन सेट्स जो थे उन्होंने यूज किए वो कोई इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, लेकिन स्टोरी अच्छी मूव की उनके अंदर। और जो मैंने दो जो थे ना, जो 2 और एक्टर्स मतलब 2 और जो कैरेक्टर्स थे वो बहुत इंटरेस्टिंग थे। एक वो जो लड़का छोटा जिसका नाम छोटू था, जो चाय बेचता है वहां पे ट्रेन स्टेशन पे, वो अपनी स्टोरी सुनाता है, उससे पूछती है कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा कहता है खानदान है, उनको पैसे भेजता हूँ। फिर वो उसमें प्राइड ले रहा है, प्राइड ले रहा है कि तुम भी करो, सिखा रहा है उसको काम।
फिर जो भीख मांगने वाला होता है वो और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो लड़की जो है उसको नजर आ रही है छोटू की जिंदगी में एक इतने बड़ा खलाक है, मतलब वो उसको तो लगता है कि इसका कोई माँ बाप इर्द गिर्द है ही नहीं, और ये इसलिए कितना गमगीन कैरेक्टर होगा। वो कह रहा है कि सब हैं, मैं पैसे भेजता हूँ, मैं खुश हूँ। वो अब वो एक अलग ही पर्सपेक्टिव खोल दिया उसने। अगेन ये हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा मसला है कि हम इन ऐसी चीजों में प्राइड लेते हैं, लेकिन उसने खोल दिए। फिर वो जो बेगर था, वो जब वो पहुंचते हैं बाद में पता चलता है उसकी टारगेटों के सेट है, वो सिर्फ काम। ये भी एक इशू है, एक चीज है जो होती है यहाँ पे, उसके बारे में अगेन फिर मैं इस तरह कह रहा हूँ कि सारी चीजें जब उसने क्लस्टर था, लेकिन वो क्लस्टर को अंदर एक फंसाव था उसके अंदर कि हमें मतलब उससे तकलीफ नहीं हो रही थी। वरना फिल्में ऐसी होती हैं जिसमें यार आप ऐसा करते हैं कि हम 2 घंटे इस पे बात करते हैं, बाकी टाइम इसको दिखाएंगे, वो स्टोरी जो है वो बढ़ जाती है, वो समझ नहीं आती। इसमें ऐसा नहीं हुआ, इसलिए फिल्म अच्छी थी। हाँ बिल्कुल, मतलब स्क्रीन प्ले बड़ा अच्छा था इसका। इसमें जो है आपको अगेन जब भी लेसन लुसन देने की कोशिश की जा रही हो ना, मैं तो सबसे पहले तंग पड़ जाता हूँ। लेकिन अगर मैंने ये फिल्म देख ली है ना, तो इसका मतलब है कि टेस्टफुली डन। दूसरा ये है कि इसमें मुझे शुरू में या तो ऐसे लगा कि जो सिनेमाटोग्राफी है या तो शुरू की थोड़ी वीक थी, या फिर ये भी हो सकता है कि जब मैंने चंद मिनट गुजार लिए तो मुझे उस एस्थेटिक की मेरी आंखें मानूस हो गई, जो कि उस सिनेमाटोग्राफर का और डायरेक्टर का एस्थेटिक था। सो वन ऑफ द टू। लेकिन इससे मुझे एक ये भी चीज याद आ गई कि हम इधर पाकिस्तान में क्या करते हैं कि जब हमने ड्रामा श्रामा बनाना होता है या समटाइम्स फिल्म भी जब बनानी होती है, तो हम क्या करते हैं कि जो एंड का पार्ट है या जो मिडल का पार्ट है या जो EP2 ऑनवर्ड्स है, हमने अगर स्पेल पहला अप्रूवल हो गया हुआ है चैनल के साथ या जहां भी हमने पिच करना है उसके साथ अप्रूवल हो गया हुआ है, तो सस्ता ये पड़ता है कि आप एक स्पेल लंबा कर लो। तो हम सिर्फ पायलट बनाने के बजाय पहले 6 एपिसोड शूट कर लेते हैं। तो उसमें हम करते ये हैं कि शूट शुरू करते हैं EP3-4 ऑनवर्ड्स, और फिर वापस आते हैं कि यार शुरू वाला पार्ट जो है ना, वो जब सब अपने कैरेक्टर्स में आ चुके हों, जब सिनेमाटोग्राफर का हाथ सेट हो गया हो, जब सारा कुछ हो गया हो, पहला वाला तब करें जब देखने वाला फौरन यूं करके, वो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस, वो बेस्ट परफॉर्मेंस हो। क्योंकि जब उसमें जब बीच में थोड़ा सा झोल आएगा किसी को फील नहीं होगा। शुरू का झोल है, बाद में सेट भी हो गया तो लोगों का खतरा है कि वो छोड़ के चले जाएंगे। तो इसमें वन ऑफ द टू हुआ है, शुरू की सिनेमाटोग्राफी में और एंड में, मतलब वो जैसी शुरू का थोड़ा सा पार्ट गुजरता है वो बहुत अच्छा हो गया है। और उसमें थोड़ा सा मुझे ये भी अजीब लगी बात कि शुरू की सिनेमाटोग्राफी, जहाँ मैं कह रहा हूँ कि मुझे हल्का सा मुझे उस तरह से लगा कि ज़रा एमेचोरिश लगी। उसमें जो आउटडोर के शॉट्स थे वो मुझे लगे एमेचोरिश, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। उसकी वजह ये है कि जब आप होते हो ना इंडोर्स में, तो वो बहुत मुश्किल होता है। वो बहुत मुश्किल इसलिए होता है कि आपने एक तो ये कि लाइट करनी है, दूसरा ये है कि एक तो आप अगर सेट बेस्ड कर रहे हो ना, तो फिर सेट बेस्ड में तो होता ये है कि आपके पास स्टूडियो में एम्पल स्पेस होती है। तो आपने अगर ये दीवार यहाँ पे खड़ी कर भी दी है तो वो आपको सेमी दीवार होगी, उसके पीछे भी आपको कुछ नजर आ रहा होगा, तो उसमें आप एक प्रॉप रख दोगे, उसके पीछे एक और, सो आप एक डेप्थ क्रिएट कर लोगे। ये सारा कुछ अगर आप एक्चुअल लोकेशन पे शूट कर रहे हो ना इंडोर, तो फिर डेप्थ क्रिएट करना फिर वो बहुत मसले हो जाते हैं। अच्छा, आउटडोर में ये है कि डेप्थ ही डेप्थ होती है, ऊपर से खास तौर पे अगर आप दिन में शूट कर रहे हो, वो दिन की तो लाइट ही इतनी मजेदार होती है। आजकल के कैमरों में, मतलब अगर खास तौर पे कोई बहुत ज्यादा पोल्यूशन वाला मामला ना हो, तो आजकल के कैमरों में आप दिन का अपने मोबाइल कैमरे में दिन खोल के देखें, वो हसीन बना देता है। और इसका ये बल्कि एक वो भी होता है, ये बड़ी एक फोटोग्राफी की ना एक टेक्निक है कि आप ये अक्सर देखेंगे कि आप ये वाली लाइट जो इधर लगी हुई है ना, इसमें अगर अब मैं अभी आपका निकाल के तस्वीर खींचूं ना, तो वो इतनी हसीन नहीं आएगी। मतलब इसमें अगेन हमने इस वक्त इर्द गिर्द भी बहुत सारी लाइटें लगाई हुई हैं और हमने लाइटें बेसिकली बाउंस की हुई हैं। अच्छा, ये बाउंस भी क्यों की हुई है, ये वही टेक्निक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यही हम सूरज में जाके मैं आपकी तस्वीर खींचूंगा ना, आप बहुत हसीन आएंगे। बेसिकली जितना लाइट का सोर्स छोटा होता जाएगा ना, उतनी जो उसकी लाइट है वो हार्श होगी। ठीक है, आपके जो है वो पोर्स नजर आएंगे, आपकी और चीजें वो नुमायां होंगी। हमने ये बाउंस भी क्यों की हुई है, ये छत पे लगती है, अब सोर्स बढ़ेगी। अब अगेन इस टेक्निक को अगर आप मद्देनजर रखें, सूरज से बड़ा सोर्स कौन है, ठीक है, जो इतनी वो आ रही है ना, तो आपकी बहुत वो हर चीज बड़ी सही हो जाती है।
सर बिल्कुल, और सिनेमाटोग्राफी उस लिहाज से, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, जो सेट्स उन्होंने उसको हर चीज़ की थीम जो थी, जैसे आपने कहा स्क्रिप्ट भी थोड़ी, स्टोरी भी लीनियर थी, स्क्रिप्ट भी ठीक थी, कैरेक्टर्स भी इस किस्म के थे। इस पूरी मूवी की थीम ही ये थी कि थोड़ी सादगी की अप्रोच ली उन्होंने, और तो वो रिफ्लेक्ट भी करती है। एक चीज़ में मैं तनकीद तो नहीं, बड़ी नीम सी तनकीद है कि इसमें जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, नेटिव टू देयर विलेज जो भी है वो उसके अंदर बड़ी भारी है वो, इस लिहाज से कि अगर मैं उर्दू समझता हूँ और हिंदी ज़ाहिर है उर्दू की वजह से समझ जाता हूँ मोर और लेस, इसके अंदर मुझे सबटाइटल्स का, मैं अपनी मतलब बता रहा हूँ, मुझे आसरा लेना पड़ा, क्योंकि मैं चाह नहीं रहा था कि मैं कोई भी चीज़ मिस कर जाऊँ। और मैंने देखा कि फिर जैसे वो सीन था जब वो तारीफ करती है उसकी खाने की, कि एक वो फलानी चीज़ है, मैं भूल गया हूँ क्या है वो, बट वो बनाती है, तो वो जो वैसे जब बोल रहे थे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किस पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है। लेकिन वो दोनों ने मोमेंट शेयर किया कि वो कहती है कि मेरे, क्योंकि घर पे मेरा बेटा और मेरा मियाँ जो है वो चीज़ खाना पसंद नहीं करते, तो मैंने तो ये तुम्हारे लिए बना दी है, या मुझे खुद पसंद थी, तो वो कहती है आपको पसंद है तो बनाए और खाएं। कहती नहीं, मेरी कौन सी चलती है यहाँ पे, खाना कौन सा, मैं अपनी चॉइस से बनाती हूँ। सो बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था, लेकिन उसमें लैंग्वेज बहुत भारी थी मेरे लिए। सो वो सबटाइटल्स का आसरा लेके मुझे समझ आ गया क्या हो रहा है। तो अब इसके गुड एंड बैड हैं। गुड इसका ये है कि आप सुन के शायद आपको इवेंचुअली इस किस्म की फिल्मों की समझ आना शुरू हो जाए। बैड इसका ऑब्वियसली ये है कि फिर जो लोग सबटाइटल्स नहीं यूज कर रहे, वो कोशिश बहुत कर रहे हैं, फिर वो सीन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि यार ये क्या क्या रही है। तो वो जरा एक मसला मुझे नजर आया कि थोड़ी भारी यूज किया। अमूमन वो मिक्स ही होती हैं ये हिंदी के साथ। सो ये अगेन फिर वही बात है कि ये डायरेक्टर्स चॉइस है कि वो क्या करना चाहता है। अगर चाहती है, अगर वो ऑथेंटिक होना चाह रहा है उस जगह, उस कहानी, वो कहानी जिस जगह पे सेट है उसके साथ, तो फिर वो वहाँ की लैंग्वेज यूज करेगा। अदरवाइज वो अगर चाहता है कि वो ना करे तो वो ना करे। और होता यही है कि हमारे यहाँ पे ख़ास तौर पे, अगेन करना नहीं चाहिए, अब मैं मुआजना कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे पीटीवी दौर में होता क्या था कि जी कोयटा स्टेशन का से भी ड्रामा आता था, और लाहौर स्टेशन से भी ड्रामा आता था, इस्लामाबाद स्टेशन से, कराची स्टेशन से ड्रामा आता था। अच्छा, अब अगेन उसमें हो ही रहा है कि वही पीटीवी टाइप जो मसाइल होते थे कि जी वो उर्दू का ड्रामा है तो बड़ी सही उर्दू होनी चाहिए, और पंजाबी का ड्रामा है तो बड़ी सही पंजाबी होनी चाहिए। नहीं, बात यह है कि हर 25 किलोमीटर के रेडियस में आपका एक्सेंट बदल जाता है, आपकी अदायगी बदल जाती है, आप लफ्ज, और जरूरी नहीं कि उनको मतलब ठीक कर, आप खराब भी कर रहे होते हो। अब वो तो वैसे ही है। इंक्लूजन का तो मतलब, इंक्लूसिव होने का तो मतलब यही है कि अब जहाँ की कहानी है, जैसी की कहानी है वैसे बता दो। मतलब अगेन, अगर किसी प्रोड्यूसर का ये ख्याल है कि मेरे द बिजनेस साइड ऑफ फिल्म ख़राब हो जाएगी अगर मैं इसको बहुत ऑथेंटिक करने की कोशिश करूँगा, तो उसके पास राइट है, वो उसकी लैंग्वेज चेंज कर ले। लेकिन अगर किसी को, आमिर खान टाइप प्रोड्यूसर को नहीं फ़र्क पड़ता, तो ज़बरदस्त, बेहतरीन। और बिल्कुल वही सराइकी फिल्में इधर बनती नहीं है, अगर बननी शुरू हो जाएं तो क्या होगा कि 10 फिल्में आप सबटाइटल्स के साथ देखेंगे, 11वीं आप बगैर सबटाइटल्स के साथ देख लोगे, क्योंकि आपको सराइकी आ जाएगी। अच्छा, सेम पश्तो, हालांकि बहुत ही सराइकी तो मिलती जुलती है हमारे से जुबान है, तो टोटली डिफरेंट है, वो टोटली डिफरेंट है। आप यकीन करें 50 फिल्में अगर आप देख लेंगे आपको पश्तो भी आ जाएगी। और इसीलिए ये इंडिया में अमूमन जो लोग हैं ये हमारे से बहुत ज़्यादा जुबानें बोलते हैं। सो जाहिर है उनका इंटरेक्शन एक तो बहुत ज़्यादा होता है। फिल्म ही तो बनती हर जगह की, ये बात है। हाँ सर बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ मैं सॉरी और ऐड कर दूं, और वो ये है कि अब इस फिल्म में टोटल 2 गाने, दोनों बहुत अच्छे गाने, लेकिन उसमें भी ये सवाल पैदा होता है कि फिल्म की लैंग्वेज कुछ और है और गाने जैसे ही आते हैं वो हिंदी गाने। अच्छा, अगेन ये तो हमने चमकीला में भी ये बात की थी, यहाँ भी ये बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टर्स चॉइस है कि वो कहानी बेशक उस एक मखसूस गांव की हो, 2 गांव की हो, छत्तीसगढ़ की या फूलनगर की, या लेकिन जो ऑडियंस है वो है नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म है ना। सो नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स कितने हैं उस इलाके के, कहानी नरेट मुझे हो रही है। अच्छा, वो जो गाना गा रहे हैं वो तो गाना तो बैकग्राउंड में चल रहा है, उनको तो नहीं सुनाई दे रहा ना, उनको तो कैरेक्टर को तो सुनाई नहीं दे रहा, तो वो गाना तो अंग्रेजी में भी हो सकता है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सो ये मैं कोई टेक्निकली गलती नहीं निकाल रहा, मैं वैसे ही एक चीज़ ये सोच रहा था कि एज अ माड़ा मोटा सा कंपोज़र, कि लफ्ज़ों की एक अपनी हैत होती है, एक अपनी उनकी साउंड होती है,
और होता क्या है कि हम जब एक धुन बनाते हैं ना और उसके ऊपर जब हम लफ्ज़ रखते हैं, तो अगेन बहुत मास्टरफुल लिरिसिस्ट ऐसे भी होते हैं जिनको जब आप रिक्वेस्ट करते हो कि यार मैं मानी में और मैं लफ्ज़ों की, मैं बैकग्राउंड में मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी धुन नहीं बदलनी चाहिए, तो फिर वो ऐसे लफ्ज़ उसके ऊपर रख देते हैं कि आपकी धुन ना बदले। बट अदरवाइज़ जब हम खुद लिखते हैं ना गाना अपना, तो जो हमने कंसीव की होती है कॉम्पोजिशन और जो इवेंचुअली गाना बनता है वो स्लाइटली चेंज हो जाता है, क्योंकि जो लिरिक्स होते हैं, मतलब वो जो लफ्ज़ होता है, वो लफ्ज़ मीटर पे चाहे पूरा बैठ रहा हो, वो एग्जैक्टली उस धुन पे नहीं पूरा बैठता, वो उसको थोड़ा सा बदल देता है। अच्छा, सो ये कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि ये जो एक लैंग्वेज है कि ई हमार ऐसे, इन पे मुझे लगता है कि गाने नहीं बनते। अगेन वो वहाँ पे तमिल मलयालम ये वो हर चीज़ में गाने बनाते हैं, उनकी पूरी इंडस्ट्रीज हैं। हम यहाँ पे सराइकी गाना बनाते हैं, पश्तो गाना बनाते हैं वो, लेकिन हम ख़राब लैंग्वेज पे गाना नहीं बनाते। सो उनकी भी वो अगेन, और ये मैं ख़राब नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो एग्जैक्टली हिंदी नहीं है, वो एग्जैक्टली भोजपुरी नहीं है, वो एग्जैक्टली वो कहीं बीच में कुछ फॉल करती है। आज हम अगर उसके ऊपर गाना बनाना शुरू कर दें उस लैंग्वेज के ऊपर, उसकी वजह से कुछ ऐसी धुनें शुरू के कुछ अरसे में बनेंगी, बाद में तो फिर वो भी आपको सुनी सुनी लगनी शुरू हो जाएंगी। कुछ अरसे के लिए आपको शायद ऐसी धुनें मिलेंगी जो आपको बहुत नई लगेंगी। सो ये एक तजर्बा है जो शायद होना चाहिए। बिल्कुल सर। और अगेन फिल्म जितनी भी बनती हैं इंडियन फिल्म सिनेमा, उसमें एक कंपोनेंट तो फिल्म इटसेल्फ होता है, दूसरा उसके एक्टर्स होते हैं, तीसरा उसके म्यूजिक होता है। सो म्यूजिक के अंदर भी इस तरह से, जिसे आप कह रहे हैं जितना नहीं चाहिए। आपकी जो वो वाली बात थी ना कि डायलेक्ट्स और एक्सेंट्स जो बदल जाते हैं, मेरे तो ख्याल में 25 किलोमीटर भी आप बहुत ज़्यादा कह रहे हैं। मेरे तो ख्याल में आप लाहौर के अंदर रहते हुए उर्दू की ही बात कर रहा हूँ, तो जिसी उर्दू आप और मैं बोलते हैं, आप थोड़ा सा आगे जाए ना शहर की तरफ और आगे चले जाएं, तो उर्दू भी बदल जाती है। मैं सुन रहा था उस दिन पॉडकास्ट जिसके ऊपर जॉनी लीवर आया हुआ था, तो उसने एक उसका, मैं वो आप भी जब देख लेंगे हम उसके ऊपर बात भी करेंगे। उसने एक बात की कि वो पार्टीज पे जाया करते, मिमिक्री करता था ना जॉनी लीवर, तो उसको पार्टीज पे ले जाते थे लोग के बड़े म्यूजिशियंस वगैरह, ले कहते तुमने मिमिक्री करनी, तुमने किसी से बात नहीं करनी, कि तुझे बात नहीं करनी आती। कहता क्या मतलब मुझे बात नहीं करनी आती? कहता तू बात नहीं कर सकता। कहता जो तुम बात कर रहे हो ना, वो अगले के साथ तुम करोगे तो उनको ऑफेंसिव लगेगी या समझ नहीं आएगी, तो तुमने बोलना नहीं, चुप करके मिमिक्री करो और जाके कोने में बैठ जाओ। ये उसने कहा। कहता मैंने बात करना सीखी कि सर वो, उसकी उम्र कहता मेरी तब मैं 16 साल का था, तो सोचे 16 साल की उम्र तक उसको बात नहीं करता। कहता मैं नॉवल पढ़ता था, कहते मैं उर्दू और हिंदी के नॉवल पढ़ता था, और मैं पढ़ के ना 6-6 दफ़ा पढ़ता था। कहते मुझे बोलना आया फिर वहाँ से। फिर कितनी बड़ी बात है कि जॉनी लीवर देखो एडमिट कर रहा है कि मुझे बोलना ही नहीं आता था। तो ये बोलना जो है ना, ये आपकी ये बड़ी बड़ी एक कम्युनल चीज़ है, ब्रॉड चीज़ तो है ही नहीं। और इस पे जो है ना हमारे मुश्तरका दोस्त हैं मरहूम अहमद बिलाल, उनकी एक कमाल की गज़ल है, और वो इससे पहले किसी ने ट्राई ही नहीं की, और वो अगले एपिसोड में हम इंशाल्लाह पढ़ के सुनाएंगे। अभी तो मुझे याद नहीं रहा कि मौजू इधर चला जाएगा, वरना मैं लेके आता। उस गज़ल का उन्वान है लाहौरी गज़ल। ठीक है, अब लाहौर में रे और रे इधर उधर कर देते हैं, रे की जगह रे और रे की जगह रे अंदरून लाहौर में। अब वो गजल है, वो बाकायदा गजल है। उसमें उसके सारे असरारो रुमूज, उसका वजन, उसका हर चीज 100% दुरुस्त है। बस रे की जगह रे लगा हुआ और रे की जगह रे लगा। वेरी इंटरेस्टिंग सर। इस लैंग्वेज वाली चीज को, जैसे आपको पता है आज मुझे बेंचिंग का शौक है कि मैं चीजें बेंच कर रहा हूँ, तो ये भी इस टॉपिक को भी हम बेंच कर लेते हैं किसी और दिन, इसकी बात करना जरूरी है कि लैंग्वेज का ऊपर क्या मसले मसाइल है। ये इस पे हम ज़रूर बात करेंगे। इसमें एक और जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, अब वही बात है कि ये आमिर खान प्रोडक्शन है, सो ज़ाहिर है अच्छी बुरी जैसी भी है, आमिर खान जो है एंडोर्स करता है इस फिल्म को, और आमिर खान के हम 1990 की दिहाई से इंटरव्यू फॉलो कर रहे हैं और करियर भी फॉलो कर रहे हैं, और वो इस तरह की बातें जिनसे मैं एग्री नहीं करता, लेकिन वो कहता है जी कि मैं कायल नहीं हूँ फिल्मों में वल्गर लैंग्वेज का और सीन्स का और इस तरह की चीज़ें, और मैं ऐसी चीज़ नहीं करता और नहीं करूँगा। अच्छा, उसने नहीं की आज तक, अब इस फिल्म में नहीं है कोई ऐसी चीज़ काबिल एतराज़, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा बिल्कुल ठीक है, वो नहीं करता। ये फिल्म वहाँ पे कामयाब मेरे ख्याल में जा रही है, यहाँ पे भी कामयाब जा रही है, सही है। अच्छा, यहाँ पे जो पाकिस्तानी ड्रामा डायरेक्टर्स और एक्टर्स और ये सारे कुछ है ना, इनके साथ जब आप कभी भी बैठो इस बात पे मौजू ज़रूर जाता है, और ये बड़ी प्राइड लेते हैं कि देखे ना कि अब इंडिया में हमारे कितने लोग ड्रामा पसंद करते हैं और देखते हैं, और हमारे इंडियन फैंस हैं,
और हम तो ज़ाहिर है और ये असल में रेवेन्यू भी बहुत कमाते हैं उनकी वजह से, क्योंकि वो यूट्यूब पे इनका ड्रामा देखते हैं। और ये देखें ना कि वो हमें जब भी मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी ड्रामे तो इंडिया में भी बड़े बनते हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं होता है, एकदम से कभी कोई गाली आ जाएगी, कभी कोई गे सीन आ जाएगा, कोई लेस्बियन सीन आ जाएगा, ये आपके होते हैं फैमिली ड्रामे, तो हम बड़े आराम से फैमिली के साथ मिल के देख लेते हैं, बड़ा ये अच्छा। इस पर के देखें, ये हमें करने की ज़रूरत है, मैं इसके बहुत सख्त खिलाफ हूं। बात ये है कि पाकिस्तानी ड्रामों के कितने व्यूज आते हैं, 25-26 मिलियन आता है ना पर एपिसोड, ठीक है। अच्छा, अब हम लेट्स अज्यूम के पाकिस्तानी खुद तो सारे टीवी पे देख लेते हैं, कोई भी यूट्यूब पे नहीं देखता। सो 25-26 मिलियन सारा का सारा इंडियन है जो ये ड्रामा देख रहा है। सो ये कितने बने, 2-2.5 करोड़। सो 2-2.5 करोड़ इंडियन क्या है, मतलब 1.25 अरब की आबादी में 2.5 करोड़ तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, बात ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई छोटी बात है, ज़रूर अगर वो देख रहे हैं इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, और आप बनाते जाएं, आपको कौन रोक रहा है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ बनाने की इजाज़त होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि 2.5 करोड़ इंडियन इस तरह की चीज़ देखना चाहते हैं, वो देखे, बिस्मिल्लाह। बाकी इंडियन अगर किसी और तरह की चीज़ देखना चाहते हैं, और पाकिस्तानी अगर किसी और चीज़, वो बाहर का कंटेंट क्यों कंज्यूम करें, यहीं से मिलना चाहिए। अच्छा, इनको अगर पाकिस्तानी डायरेक्टर्स और एक्टर्स को ये लगता है, और मतलब इदारे और महकमे जो बहुत इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, उनको अगर ये लगता है कि जी यहाँ पे भी अगर उस तरह का ड्रामा बनना शुरू हो जाएगा तो फिर जो यहाँ पे फैमिली ड्रामा बन रहा है वो नहीं बनेगा। नहीं, अगेन आमिर खान बना रहा है ना फैमिली ड्रामे, फिल्में चल रही है ना। अच्छा, यही जो आपके लोग हैं जो उस तरह की चीज़ें बनाते हैं और बिलीव करते हैं कि हमने इस तरह की चीज़ें बनानी है, वो बनाते रहें, बल्कि उनकी तो मांग और ज़्यादा हो जाएगी कि जी अब हर तरह की चीज़ बनती है लेकिन हमने इन्हीं को देखना है। सो ये सेंसरशिप को फौरी तौर पे ख़त्म होने की ज़रूरत है, और इधर हर तरह की चीज़ बनने की। सर फिर देखे ना, उसका ये भी फायदा है ना, एक और फायदा मेरे ज़हन में है कि जब हर किस्म की चीज़ यहाँ बनेगी, हर किस्म का ड्रामा बनेगा, तो आप और आपका और मेरे जैसे व्यूअर का भी इंटरेस्ट बढ़ेगा इस कंटेंट के अंदर। देखिए, हम भी तो हमने फिल्म देखी, हमको हम तारीफ कर रहे हैं ना फिल्म की, इसका ये मतलब तो नहीं कि अगर मुझे कोई ऐसी फिल्म भी पसंद है गैंगस्टर टाइप जिसमें गाल गलोच और एक्शन है, हाँ मुझे पसंद है, मजा आता है देख के, लेकिन मुझे ऐसी फिल्म भी पसंद है। तो ये तो नहीं है ना कि आपने एक ग्रुप में जाके बैठ जाओगे, वहां से हिलना नहीं उस ग्रुप से, क्योंकि तुम जाके उधर जाओगे तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। ये कुछ बात है करने वाली। बिल्कुल आपका पॉइंट उस तरह से बहुत जरूरी और है। इसकी कहानी की सेटिंग ऐसी थी ना कि इसमें जरूरत नहीं है। अब अगेन आपने गैंगस्टर फिल्म का, गैंगस्टर फिल्म गाली के बगैर हो सकती है? हो ही नहीं सकती, ऐसे लगेगा झूठ बोल रहे हैं। तो वो हो ही नहीं सर। और ये देखे ना कि यहाँ हमने सर कैसे इंकशाफ कर दिए, या क्यों नहीं बनती गैंगस्टर फिल्म, इसी वजह से गाल देनी पाएगी, सानू गाला पाई। अच्छा, फिर इस फिल्म में एक जो वो शेर नुमा डायलॉग था, उसका पहला मिसरा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो फिल्म के पहले 5 मिनट में ही आ जाता है, बाद में एक जगह रिपीट भी होता है। उसने जो मुसलमान हकीकत बयान कर दी है ना, कि छोटा दुख चोरी, बड़ा दुख थाना। चोरी छोटा दुख है, थाने जाना जो है ना वो बहुत बड़ा। देखिए ना, मैंने किसी से कहा कि पुलिस कल्चर के ऊपर इस फिल्म में बहुत जबरदस्त तरह से उन्होंने दिखाया कि यार ऐसे होता है, लेकिन गंदे अंडे भी होते हैं, लेकिन वो गंदे अंडे कभी कभी अच्छे भी हो जाते हैं, रिलीफ भी मिल जाता है, तुक्का लग जाता है आपका, लेकिन थाने से डरते हैं। ये गाँव की हकीकत है, ये शहरों की भी हकीकत है। बट शहर में तो ये होता है ना कि यार 4-5 को बंदा फोन शोन जो करने जोगा वो कर करा के आ जाता है। उधर तो थानेदार तो है, वो बहुत बड़ी चीज है ना सर। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि उधर का और इधर का मुआवजा नहीं हो सकता, लेकिन डिफेंस थाना ए जाके देख ले, गांव वाला माहौल है, ये जिस मर्जी से फोन करवा दे, ये आपका बेड़ा गर्क कर देंगे। सर चले सर बाला सर, फिल्म रेटिंग पे आ जाते हैं। मैं इसको सॉलिड 3.7 3.8 आउट ऑफ 5 दूंगा। जी बिल्कुल, मेरा भी 3.5 से 3.7 के दरमियान जो है वो है। और फिर वही बात है कि वो कहा जाए ना कि शॉशैंक रिडेम्पशन थी, तो नहीं थी। नहीं, शॉशैंक रिडेम्पशन एक बनी थी, वो एक ही है। हाँ, लेकिन ये मुझे लगता है कि इसके डायलॉग्स जो हैं वो ऐसे थे कि, और सीन्स ऐसे थे कि आप पूरी देख लेंगे। बहुत अच्छी बात है सर। 3.7 हमारे शो से आना बहुत बड़ी चीज होती है सर, इनको समझने की कोशिश करते। अच्छा महाराज, एक और मैं जाते एक चीज ऐड करूँ, ये तो अभी नेटफ्लिक्स में अपनी चीजें आ रही हैं, अभी वो बंसाली का भी शो है, वो भी हम आराम से देख के करेंगे। ये फिल्म आ गई, जब ये फिल्में आना बंद हो जाएगी तो आप बताएं ना। अब आप देखें, हमने तो कर दिया, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, और दसो बताएं हमें, हम करेंगे। सर इसी पॉइंट पे मेरे ख्याल में इजाजत लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।